नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली के आबकारी घोटाले में तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से आज ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। के कविता से सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई थी और वो 8 बजे ईडी दफ्तर से निकली। के कविता को 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर आरोप है कि वो साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसे दिल्ली की नई आबकारी नीति से फायदा पहुंचा। बीआरएस नेता के कविता ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी की कार्रवाई हो रही है। जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। आप देखें कि के कविता ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रही हैं और उनकी गाड़ी के सामने उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो गाड़ी के लगातार आगे आ रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटा रही है। के कविता से करीब 9 घंटे ईडी ने आज पूछताछ की। आज सुबह करीब 11 बजे वो यहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ जारी थी। तो उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार गाड़ी के सामने आ रहे हैं और पुलिस उनको लगातार हटा रही है। तो ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ईडी ने आज करीब 9 घंटे उससे पूछताछ की। इससे पहले के कविता के 2 करीबी उनके जो सीए हैं बुच्ची बाबू, उनको ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं अरुण रामाचंद्रन पिल्लई, उनको भी ईडी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। अरुण रामाचंद्रन पिल्लई फिलहाल ईडी के दफ्तर में ही हैं, वो ईडी की कस्टडी में हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं वो भी फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। तो उसको देखते हुए अभी ये माना जा रहा है कि जो ईडी है क्या उसने इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। हालांकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि के कविता ने अपने सहयोगी अरुण रामाचंद्रन पिल्लई के सहयोग से दिल्ली में जो शराब कारोबारी समीर महेंद्रू हैं उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट में करीब उसका जो 65% शेयर हैं वो ले लिए और इसके बदले जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको 100 करोड़ रुपए दिए। तो के कविता से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई और अब वो यहाँ से निकल गई है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उधर लालू परिवार के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। सीबीआई ने आज नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा, लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक न होने के चलते तेजस्वी सीबीआई के सामने आज पेश नहीं हुए। उन्होंने सीबीआई से वक्त मांगा है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अब क्या कर रहा है तुम न जाने, तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, अब काहे नहीं उस समय हुआ था। तो ईडी ने क्या किया? ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में 20 से ज्यादा जगहों पर रेड की। लालू प्रसाद यादव के परिवार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची समेत 24 जगहों पर तलाशी में 1 करोड़ रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो से ज्यादा के सोने के जेवर मिले। तलाशी के दौरान 600 करोड़ की अवैध कमाई के बारे में पता चला। रेलवे में नौकरी के लिए जमीनों का अवैध तौर पर अधिग्रहण हुआ। लालू यादव के परिवार ने पटना समेत कई इलाकों में अधिग्रहण किया। इन जमीनों की मौजूदा कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला मेजर्स एबी एक्सपोर्ट्स के नाम पर है। ये तेजस्वी यादव और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की संपत्ति है और 4 लाख में ली गई है। मौजूदा बाजार मूल्य इस इमारत का 150 करोड़ से ज्यादा है, ये ईडी के बयान में कहा गया है।
और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि याद कीजिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ के लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां, अभी चंद महीने वाले गुरुग्राम में अरबों का मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुरानी का तो हिसाब दे देते। पुलवामा के शहीदों की पत्नियों की मांगों का मुद्दा राजस्थान में गर्माता जा रहा है। आज जयपुर में बीजेपी ने इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोक दिया। साथ ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। शहीदों की पत्नियों की राज्य सरकार से कई मांगें थी, जिसमें से ज्यादातर पर सहमति बन गई थी, लेकिन उनकी एक मांग थी कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस पर गहलोत सरकार का कहना था कि ये नौकरियां शहीद के बच्चे के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए, लिहाजा ये किसी और को देना ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर शहीदों की पत्नियां धरने पर बैठी थीं। वहीं अशोक गहलोत ने आज शहीदों की पत्नियों से मुलाकात की। पुलवामा के शहीदों की पत्नियां उनसे नहीं मिली। और ये बर्खास्त करें उन लोगों को जिन्होंने माननीय दबाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का जयपुर में विरोध प्रदर्शन। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों की मांगों को लेकर भाजपा सड़क पे उतरी। अट्ठाईस फरवरी से धरने पर बैठी पुलवामा में हुए शहीदों की पत्नियों को राजस्थान सरकार ने धरना स्थल से उठाकर उनके घर भेज दिया है। इस धरने का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पुलिस के साथ हाथापाई में चोट खाकर अस्पताल में हैं। राजस्थान में 4.5 वर्षों से किसानों से वादा खिलाफी हुई, नौजवानों से वादा खिलाफी हुई, महिलाओं का अपमान हुआ, वीरांगनाओं का अपमान हुआ और लगातार पिछले कई दिन से हमारे दो सांसदों का, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा का, रंजीता कोहली जी का, वीरांगनाओं से जब मिलने जा रहे थे, उनकी हक की जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत छोटे नोटिस पर प्रतिकार के लिए आए हैं। इससे पहले भी पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर हम सब लोगों ने यहाँ पर उग्र आंदोलन किया था। बिजली को लेकर, किसानों के कर्जा माफी को लेकर हमारा ये प्रतिकार सरकार के खिलाफ लगातार चलेगा। सरकार दमन के जरिए हमारी आवाज दबाना चाह रही है, लेकिन हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। शहीद की पत्नियों की मांग थी कि उनके बच्चों की नौकरी उनके देवरों को दी जाए, क्योंकि बच्चे अभी नाबालिग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट किया था कि कितना उचित है शहीद के बच्चों की हक की नौकरी किसी अन्य रिश्तेदार को देना। मुख्यमंत्री पुलवामा में शहीद की पत्नियों से तो नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे उन्होंने दूसरे शहीद की पत्नियों से मुलाकात की और यही सवाल उनसे किया। लोग कहते हैं गलत डिमांड है, मैं ये कहूंगी ये गलत नहीं है, ये एक वाहियात डिमांड है आपकी। वीर नारी की देवर को अपन नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये चीज सुनकर सर हमें बहुत दुख हुआ और हम इसीलिए साहब से मिलने आए हैं गहलोत जी से कि उनके पहला मतलब वीर नारी और उसके बच्चे। अपन बच्चों को अपन पैदा करते हैं, बच्चों सबसे पहले होते हैं। आप देवर और जेठ के लिए ये सब कुछ आप मांग नहीं कर सकते। आज आप देवर के लिए कर लो, कल को कोई और भी उठ के आ जाएगा कि किसी भी डिमांड ले लो। साफ है शहीदों की नौकरियां किसे मिले, इस संवेदनशील मामले पर जो सियासी बिसात बीजेपी ने बिछाई थी, उस पर मुख्यमंत्री ने अब अपनी बाजी चल दी है। बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूं डाक साहब के साथ तो पहले आके खड़े हो जाते ना, हम तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डाक साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूं। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूं तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी और भैया तो तुम कहां थे। विचार भी है और विरोध भी है। एक तरफ जहां बीजेपी सड़कों पे उतरी है इस बात को लेकर कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों की जो नौकरियां हैं, जो बच्चों की नौकरियां हैं, वो उनके रिश्तेदारों को दिए जाए, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी शहीद की पत्नियों को बुलाकर ये पूछा उनसे
कि कितना उचित है कि आपके बच्चों का हक हम किसी और को दे दें। अब ये सिर्फ हक की लड़ाई ही नहीं, इस पे राजनीति गरमा रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आज फिर आप के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 2014 से 2022 तक जितने केस दर्ज किए हैं उनमें से 95% विपक्षी दलों के नेताओं पर हुए हैं और अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता और तेजस्वी यादव जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनके खिलाफ चल रहे सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट के दमदार सफाई देती है। एक तरफ से भ्रष्टाचारी डालो, दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक बीजेपी के विधायक के घर में 8 करोड़ कैश मिले, फिर भी उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं, तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक, आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब घोटाले में शामिल लोगों से अब जवाब देते नहीं बन रहा है। वहां पे रेड किसने की? लोकायुक्त ने। तो फिर भाई लोकायुक्त की जांच चल रही है वहां पे, जैसे यहाँ सीबीआई की जांच चल रही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी दी, कस्टडी में है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कस्टडी में है, जांच चल रही है और ये जांच अच्छी तरह से चलेगी। जांच एजेंसी अपना काम करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और शराब घोटाले के लोग जो कल तक कहते थे पाक साफ है, आज जवाब देते नहीं बन पा रहे। पंजाब के संगरूर में आज जमकर बवाल हुआ। शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। धक्का मुक्की में कई लोगों की पगड़ी उतर गई। कई महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घसीटा। दरअसल इन शिक्षकों को नौकरी की नियुक्ति पत्र जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन स्टेशन अलॉट नहीं हुआ है। इसी के चलते शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। एसपी पलविंदर चीमा ने कहा कि प्रदर्शनकारी माहौल खराब करने की मंशा से आए थे। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक ठप हो गया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ने इसे बंद करने का आदेश जारी किया। सिलिकॉन वैली बैंक कई बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए मशहूर था। इस बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई थी।
अमेरिका में 2008 के वित्तीय संकट के बाद से ये सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में गिरावट के चलते स्टॉक मार्केट में अमेरिकी बैंकों को करीब $100 अरब का नुकसान हुआ है। अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कॉरपोरेशन को सभी ग्राहकों को पैसा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है।